हेलो एवरीवन। सो आज से इन्वायरमेंट की का जो PT 365 है ना, सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी टर्म्स इन न्यूज़ आए हैं इन दी विच आर कंपाइल्ड, जो 2024 में जो भी टर्म्स रहे हैं न्यूज़ में, वी विल कवर दैट। क्योंकि टर्म्स कभी कभी पूछते हैं कि रिसेंटली ये टर्म वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड विथ वॉट। सो इस टाइप का आता है। होल PT 365 को कवर करने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा पढ़ के फिर रिवाइज़ करना फिर वो सब सही रहेगा। इसलिए लेट्स ओनली डिस्कस टर्म्स इन न्यूज़, जो भी 2024 में टर्म्स इन न्यूज़ है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। ओके, सो आई विल कंपाइल दैट ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टर्म है आपका कार्बन फार्मिंग। व्हाट इज़ कार्बन फार्मिंग? सो कार्बन फार्मिंग जो है ये अभी इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज यूरोपियन पार्लियामेंट और काउंसिल जो है वो रिसेंटली एक अग्रीमेंट बनाया जिसमें कार्बन फार्मिंग को रेगुलेट करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है। सो दैट EU लेवल कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में एक अग्रीमेंट को बनाया गया है। सो कार्बन फार्मिंग है क्या? कार्बन फार्मिंग जो एक रिजेनरेटिव प्रैक्टिसेस हैं टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, रिस्टोर इकोसिस्टम एंड कॉम्बैट क्लाइम, एक ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सो दैट कि हम जो कार्बन इमिशन है ना उसको कम कर पाएँ, और उसके बाद जो कार्बन है जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको स्टोर कर पाएँ, दस रिड्यूसिंग द इमिशंस। इसलिए इसको रीजनरेटिव कह रहे हैं कि इसको हम कार्बन को जो भी हमारा है वो ईजिली इमिट ना हो पाए उसको स्टोर करने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव हो, इकोसिस्टम भी सही रहे एंड क्लाइमेट चेंज है उसको भी कम किया जा सके। सो इट इज़ मेनली दी कार्बन फार्मिंग। अब इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन फार्मिंग लाइक मिनिमल सॉइल डिस्टर्बेंस, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रास एटसेट्रा। मतलब कार्बन फार्मिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स क्या होता है कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट को साथ में लेके चलना। ऐसा नहीं कि हम लंबा हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है उसको पहले डिफॉरेस्ट करके देन वहाँ एग्रीकल्चर फार्मिंग करें, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन एमिशन। क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो है ये नेचुरल नहीं है ना, इट्स एन आर्टिफिशियल सेटअप डन बाय द पीपल। मतलब हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो इसीलिए एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन कार्बन इमिशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री इसमें क्या होता है कि मतलब ऑल्टरनेटिव जो फील्ड होगी उसके बीच बीच में पेड़ लगे होते हैं, सो दैट ट्रीज़ भी रहे, देन बीच में क्रॉप्स भी ग्रो हो जाए, और सिर्फ एक क्रॉप नहीं, एक दो तीन क्रॉप साथ में जो एक दूसरे के साथ सस्टेन कर सके। देन साइड में फ्रूट्स वाले ट्रीज़ होते हैं वो भी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सो बहुत सारा इसका एक लॉजिकल बेनिफिट बहुत है एग्रो फॉरेस्ट्री का। फिर कंजर्वेशन फार्मिंग में है कि नो टिलेज मीन्स कि सॉइल को जितना आप मिनिमम डिस्टर्ब करोगे ना तो उतना ज़्यादा उसमें कार्बन स्टोर होगा, उसके न्यूट्रिएंट भी रहेंगे, न्यूट्रिएंट रिटेंशन उसमें रहेगा, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। उसके बाद है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब कि ये नहीं कि हम बाहर से सिर्फ फर्टिलाइज़र डाले जा रहे, नहीं। मतलब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब हुआ कि जो हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑल, उसमें क्या होता है जैसे बगल में एक्वाकल्चर हो रहा है, इधर एग्रीकल्चर हो रहा है, इस साइड कुछ आप और बना कर रहे हो, इधर ह्यूमन साइड में काऊ का वो है जहाँ पे मतलब पशुपालन टाइप जो हो रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे फ़िश एक्वाकल्चर में जो भी वाटर वेस्ट होता है, वाटर जो वेस्ट वाटर होता है वो हम एग्रीकल्चर में एज अ उसको यूज़ करते हैं पटाने के लिए खेतों को, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। देन काउ डंग को यूज़ किया जा सकता है। फिर जो फॉडर के रूप में जो डेड लीव्स प्लांट्स उन सबको को एक दूसरे के साथ यूज़ है। तो ये जो है एक साइड से ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है कि सब चीज़ एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है एंड एक दूसरे की नीड को फुलफ़िल कर रहा हो। देन रिन्यूएबल एनर्जी तो है ही। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बहुत बड़ा एक टाइप ऑफ कार्बन फार्मिंग इसलिए क्योंकि उसमें हर चीज़ आपकी सेव हो रही है, एंड जो प्रोडक्शन है एनर्जी का वो रिन्यूएबल सोर्स से हो रहा है, मीन्स सन, लाइट, देन वाटर, देन आपका विंड, इन सब से हो रहा है, जो कि ख़त्म नहीं हो सकते, जिनका कोई लिमिट टाइम नहीं है। एंड देन ग्रासलैंड कंजर्वेशन। ग्रासलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्रासलैंड जो है वो भी आपके सॉइल को होल्ड करके रखता है एंड वो इरोजन ये सबसे बचाएगा। ग्रासलैंड्स इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे
एनिमल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है ये. सो कार्बन फार्मिंग इज़ indirectly very beneficial for the improvement of ecosystem and combating the climate change. So क्या क्या initiatives लिए गए कार्बन फार्मिंग को लेकर ग्लोबली. सो ये है, इनकरेज करते हैं टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स रीच एंड प्रोडक्टिव एंड हाईली रेजिलियंट एग्रीकल्चर, सो दैट एग्रीकल्चर हमारा रेजिलियंट बन सके. लॉन्च ड्यूरिंग 4/100,000 इनिशिएटिव इसमें है. ये लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग COP21 पेरिस में. ठीक है. वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट कर रहा है केनियाज एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट. डिफरेंट कंट्री के जो स्पेसिफिक कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट है उसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है. इंडिया में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम अभी लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स. मीन्स जो कार्बन जहाँ पे हम, जैसे मान लो कोई भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पे कार्बन हम बचा रहे हैं ना, कार्बन इमिट नहीं कर रहे, वो कार्बन स्टोर हो रहा है, तो उसके लिए उसमें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है. उसको फिर वो यूज़ करके आप अदर चीज़ों में आप उसको ट्रेड भी कर सकते हो. सो ये एक ट्रेडिंग स्कीम है. देन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑलरेडी टोल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ अ की टू कार्बन फार्मिंग. मीन्स इसके थ्रू आप एग्रो फॉरेस्ट्री, माइक्रो इरीगेशन, सो दैट वाटर लॉस ना हो, एग्रो फॉरेस्ट्री सो दैट ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट हम ना क्रिएट कर पाएँ. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंट क्रॉप्स को आप लगाओगे, डिफरेंट क्रॉप्स, तो फिर सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी, न्यूट्रिएंट भी मेंटेन रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, एंड इट विल ऑल्टरनेट, मतलब ये जो है आपका इनडायरेक्टली विल हेल्प in reducing the carbon emission. क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स जो है ना वो भी बहुत तरीके से अफेक्ट होती है. आप सेम क्रॉप, मान लो शुगर केन को आप ग्रो किए जा रहे, ग्रो, उससे बहुत ज़्यादा मीथेन एमिशन भी होगा, बहुत ज़्यादा वाटर को वो लेता है, यूज़ करता है, तो वाटर का वेस्टेज, तो इनडायरेक्टली सब रिलेटेड है विद द एनवायरनमेंट ओनली. सो दैट्स वाई मोर ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन लाया जाए, सो दैट कि वी कैन कंजर्व आवर एनवायरमेंटल क्या बेनिफिट्स, और वी कैन कंजर्व आवर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. सो दैट इनकरेज फार्मर्स टू बी पार्ट ऑफ कार्बन ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर. और फार्मर्स इस पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, बिकॉज फार्मर्स आर द सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर. इफ़ दे आर अवेयर देन ओनली वी कैन प्रिजर्व इट. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये तो न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द EU. कज़ान डिक्लेरेशन जो भी हुआ था ब्रिक्स के टाइम में, पर वो रिजेक्ट कर दिया CBAM, कॉलिंग इट डिस्क्रिमिनेट. एक्चुअली जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, मेनली इट वाज बाय यूरोपियन यूनियन, इसको लाया गया इस पॉलिसी को, सो दैट कार्बन टैक्स को लगाया जाए ऑन इम्पोर्ट, जो भी इम्पोर्ट होता है फ्रॉम द अदर कंट्रीज़. जो EU में, जो यूरोप में जो भी इम्पोर्ट्स हो रहा है, यूरोपियन यूनियन जो इस पर टैक्स लगाएगा, कार्बन टैक्स, सो दैट कि जैसे मान लो इंडिया से स्टील जा रहा है, तो इंडिया के स्टील में थर्मल पावर का यूज़ हुआ है, एंड थर्मल पावर गैस, कोल गैस से प्रोड्यूस होता है यहाँ पे थर्मल पावर, तो इनडायरेक्टली तो कार्बन उसमें यूटिलाइज है ना, विच इज़ हार्मिंग द एटमॉस्फेयर एंड द ग्लोबल क्लाइमेट. सो इसके लिए इस पर टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि अपने क्लाइमेट पॉलिसीज़ को लेस स्ट्रिंजेंट है. क्योंकि यदि हर कंट्री स्ट्रिंजेंट रहेगा तो जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसका कम से कम यूज़ हो पाएगा. सो इट्स बेसिकली EU स्टेप इनका एक स्टेप है टुवर्ड्स रेगुलेटिंग द क्लाइमेट चेंज थ्रू इट्स ट्रेड इकोनॉमी. उसके बाद है कार्बन बोर्ड टैक्स एम्स, जो है ये इसका एम है टू प्रिवेंट कंपनी शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू लेस रेगुलेटेड. और ये मेनली ऑल्सो इसका एम है कि जो कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है ना, वो वैसे कंट्री में जाके ज़्यादा करती है जहाँ पे ईज़िली अवेलेबल है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जो मिल डिपेंडेंट है जो कंट्री, ताकि वहाँ पे क्या होता है, इनको अपना प्रॉफिट कमाना इनके लिए ईजी हो जाता है थ्रू डिफरेंट स्कैम्स ऑल्सो. सो इसीलिए ऐसे कंपनी के ऊपर भी को भी प्रिवेंट कर पाए, ताकि टैक्स लगाने से फिर वो कंपनी उस कंट्री में जा कर के नहीं करेगी अपना ट्रेड. तो दैट्स वाई इट्स रिलेटेड विथ दिस. और ये इम्प्लीमेंट किया गया इन 2023. ठीक है. और फुल इन्फोर्समेंट, उसका फुल इन्फोर्समेंट जो है वो 2026 से कर दिया जाएगा इन यूरोप में. और क्या क्या किया है भाई यूरोप? नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट, जो यूरोप जो है वो नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट भी लाया है, सो दैट टेक्नोलॉजी भी नेट ज़ीरो बाई 2030 इसमें होगा.
बेस्ड ऑन नेशनल एनर्जी एंड क्लाइमेट प्लान्स। क्लाइमेट के अनुसार सारी टेक्नोलॉजी, नेट ज़ीरो टेक्नोलॉजी, नेट ज़ीरो इंडस्ट्री, सो दैट मिनिमम इमिशंस हो पाए, मिनिमम कार्बन जनरेट हो पाए, मिनिमम कार्बन का लॉस हो पाए एंड क्लाइमेट चेंज को मैक्सिमम रिड्यूस कर पाए। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो इनिशिएटिव है वो यूरोपियन यूनियन का ही है, जिसमें न्यू अलायंस को बिल्ड किया गया है बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़। ये अलायंस जो है मेनली यूरोपियन यूनियन और पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, विच हैज़ लेस मनी टू मेक शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सो 2015 में न्यू फेज़ आया GCCA का। इसमें फ्लैगशिप ग्लोबल, इसमें एक अलायंस प्लस बनाया गया, एक नया इनिशिएटिव लिया गया जिसमें और भी सारे एजेंडा को ऐड किया गया, जैसे 2015 पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको ऐड किया गया। देन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे इस न्यू फेज़ में ऐड किए गए। दैट्स वाई इट वाज नोन एज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस। ठीक है, अब है नेक्स्ट कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व क्या है? कीलिंग कर्व जो है इट इज़ अ, मतलब ये एक दिखाता है थ्रू ग्राफ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मार्च वॉज हायर सिग्निफाइंग लार्ज स्मैक। ये एक ग्राफ है जो रिकॉर्ड करता है एटमॉस्फेरिक CO2 फ्रॉम MLO, मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी। और इसमें ये दिखा रहा है कि जो CO2 है ना, उसका जो है वो बहुत बड़ा स्पाइक देखा गया। सो एटमॉस्फेरिक CO2 मीन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में, एंड इट वाज 4.7 ppm इन मार्च 2024। मीन्स बहुत ज़्यादा पिछले साल के कंपैरेटिव में इसके स्पाइक को देखा गया है। तो जो कर्व है वो इसी को डेमॉन्स्ट्रेट करता है। कीलिंग कर्व डेमॉन्स्ट्रेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, इसमें स्पाइक दिखा गया, और ये जो है वो रिकॉर्ड किया गया बाय ऑब्जर्वेटरी, मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी है। उससे ये स्टेशन है एक जो मेज़र करता है जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, उसको ये मेज़र करता है दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। जो भी एलिमेंट्स मीन्स कुछ भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, जो भी एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में हमारे जाते हैं कि मिलते हैं, वो कैसे क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कर रहा है उसको ये मॉनिटर करता है ये स्टेशन। ये हवाई में लोकेटेड है ऑन द साइड ऑफ मौना लोआ, जो है एक माउंटेन है, एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है। तो कीलिंग कर्व इज रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एंड इट वाज सीन अ लार्जर इंक्रीज। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये रिलेटेड टू CO2 है। नेक्स्ट इज ग्रीनियम। ग्रीनियम इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्रीमियम, विच इज़ कॉल्ड ग्रीनियम। सो ग्रीनियम जो है इंडियन सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, इंडिया जो है अभी ग्रीन बॉन्ड लेके आया था, तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाया। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 में, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इंडिया जो ग्रीन सोवरिन बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके विद द पर्पस की प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस बॉन्ड को खरीदेंगे, और जो भी पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा थ्रू दिस बॉन्ड, इट विल बी इन द यूज़ फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड उस पैसे को खर्च किया जाएगा। सो उसमें अभी ज़्यादा हार्डली रिसीव्ड एनी ग्रीनियम, मीन्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाया। सो दीज ग्रीन बॉन्ड्स आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि फंड करती है प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड करती है अंडर नेशनल इंटरनेशनल ग्रीन टेक्सोनमी। ठीक है, अब ग्रीनियम क्या है? प्राइसिंग बेनिफिट्स बेस्ड ऑन लॉजिक दैट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा और एक्सेप्ट लोअर। अब इसमें एक चीज़ है ग्रीनियम में कि इन्वेस्टर जो ये दिखा रहा है कि कोई भी इन्वेस्टर इफ इस ग्रीनियम में इन्वेस्ट कर रहा है इस बॉन्ड प्राइसिंग में, इसका मतलब कि ज़रूरी नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट से उसको बहुत प्रॉफिट हो, और मीन्स वो कुछ एनवायरनमेंट को लेके कंट्रीब्यूट करना चाहता है एंड विथ लेसर प्रॉफिट ऑल्सो, मेनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। सो इस चीज़ को लेके ये ग्रीनियम को लाया गया, ये है इट इज़ दैट प्राइसिंग। ओके, इसमें आपको प्रॉफिट नहीं देखना है, इट वॉज द मेन एम ऑफ ग्रीनियम इन एक्सचेंज फॉर सस्टेनेबल इम्पैक्ट। एंड इसका जो ये मेनली सस्टेनेबल इम्पैक्ट लाने के लिए किया गया था अकॉर्डिंग टू UNDP। ठीक है, इट इज़ द एडिशनल कॉस्ट ऑफ चूजिंग अ क्लीन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि कंपनी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ऑफ द ग्लोबली, वो जो है क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा सो दैट कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके इमिशन को कम किया जा सके। ये एडिशनल कॉस्ट है चूजिंग अ क्लीन टेक्नोलॉजी
ओवर दी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जो ज़्यादा ग्रीन हाउस इमिट करते हैं. सो ग्रीनियम इज़ मेनली दी कार्बन प्राइसिंग. मेनली इट इज़ अ प्राइसिंग दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स, जो कि ज़्यादा बेनिफिट ना दे पाए मॉनिटरी कंपनी को, बट इट कैन बी यूज इन सस्टेनेबल हेल्प इन दी सस्टेनेबल मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट. ये ध्यान रखना है आपको. देन नेक्स्ट इज स्टील कार्बन. स्टील कार्बन, इंडिया का फर्स्ट स्टील कार्बन स्टडी किया गया इन कोलोराडो नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है. स्टील कार्बन क्या है? स्टील कार्बन इज अ कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स. जो टील कार्बन है ना, टील इज़ अ कलर. ओके, कार्बन जो है ये स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड. कोलोराडो नेशनल पार्क वी ऑल नो इन राजस्थान इज़ अ वेरी फेमस नेशनल पार्क, जो कि होस्ट करता है साइबेरियन बर्ड्स को, बहुत सारे इंटरनेशनल बर्ड्स को जो माइग्रेट करके इंटरनेशनली आते हैं हमारे कंट्री में, एंड ठंड के टाइम में मेनली साइबेरिया से आते हैं मोस्टली. सो इट इज़ अ फ्रेश वाटर वेटलैंड है यहाँ पे. सो वहाँ पे जो कार्बन स्टोर्ड है ना, उसको ये रेफ़र करता है टील कार्बन. ठीक है, इट इज़ इन कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन वेजिटेशन माइक्रोबियल बायोमास डिजॉल्व. मेनली कि जो भी कार्बन सिक्वेस्टर्ड है मीन्स प्रेजेंट है वहाँ के वेजिटेशन में, माइक्रोब्स में, देन जो भी डिजॉल्व है फ्रेश वाटर वेटलैंड में, उस सारे कार्बन को रेफ़र करते हैं स्टील कार्बन. अब ये कलर बेस्ड है, ऑलरेडी टोल्ड कि टील इज़ अ कलर. जो ब्लू से थोड़ा सा ग्रीनिश, ब्लूइश ग्रीनिश जो कलर होता है ना, तो टील बोलते हैं. दैट रिफ्लेक्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड ऑन ए फंक्शन. कार्बन को बहुत सारे कलर कोडेड फॉर्म में क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन, कि क्या वो फंक्शन कहाँ पे कर रहा है परफॉर्म. सो अब देखते हैं कि, और लोकेशन के भी बेसिस पे, फंक्शन एंड लोकेशन. जैसे ये कार्बन जो है टील कार्बन, इट इज़ बेस्ड ऑन दी लोकेशन ऑल्सो ना, कि फ्रेश वाटर वेटलैंड में नॉन टाइडल मीन्स यहाँ कोई टाइडल वो नहीं होना चाहिए. सब और भी दूसरी टाइप ऑफ कार्बन है, उसको देखते हैं. पर्पल कार्बन, थ्रू एयर और इंडस्ट्रियल इमिशन. जो भी कार्बन कैप्चर हुआ है थ्रू एयर और इंडस्ट्रियल इमिशन, उसको पर्पल कार्बन कहते हैं. जो भी इंडस्ट्री वाला कार्बन है वो सब पर्पल कार्बन है. ठीक है. ग्रीन कार्बन क्या है? स्टोर्ड इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो स्टोर्ड है कार्बन, उसको ग्रीन कार्बन कहते हैं. ब्लैक कार्बन, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से ब्लैक कार्बन रिलीज होती है. रेड कार्बन क्या है? रिलीज थ्रू बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन स्नो एंड आइस दैट रिड्यूस एल्बिडो. Albedo means reflection of sunlight. जो snow is very important because it helps in albedo. Albedo means sunlight को absorb नहीं करता बल्कि reflect करता है, उसके कारण हमारा टेम्परेचर अर्थ का नॉर्मल रहेगा और कूल रहेगा. सो इफ़ कार्बन जो है वहाँ पे रिलीज़ हो रहा है स्नो में, तो उसके कारण क्या होता है? स्नो पिघलेगा एंड देन एल्बिडो विल बी डिक्रीज और रिड्यूस्ड. तो ये हमारे अर्थ के लिए सस्टेनेबल नहीं है. सो अभी हम न्यूज़ में देखे थे कि अंटार्कटिका में वो ग्रीन से प्लांट ग्रीन कलर के वेजिटेशंस मिल रहे हैं. तो वो भी तो एक साइन है ना कि एल्बिडो इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, और स्नो जो है एरिया वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है. दैट्स वाई वेजिटेशन आ रहा है. अब है ग्रे कार्बन इज़ रिलीज थ्रू इंडस्ट्रियल इमिशन. तो एयर और इंडस्ट्रियल इमिशन है पर्पल एंड ग्रीन. कैप्चर्ड होगा तो पर्पल होगा, ग्रीन होगा जब रिलीज होगा इंडस्ट्रियल इमिशन से तो ग्रे कार्बन होगा, और बाकी ये सारे कलर. ठीक है. नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवेज. ये क्या है भाई? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट, IPCC जो है ना, वो इंट्रोड्यूस किया रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवेज इन 5th असेसमेंट रिपोर्ट. अब तक तो 6th भी आ चुका है IPCC का. ठीक है, जिसमें सारा जितना भी पूरे इकोसिस्टम के बारे में वो रिपोर्ट निकालता है कि कहाँ क्या किस चीज़ से अफेक्टेड है, क्लाइमेट, वाटर, देन इमिशंस, हर चीज़ से, डाइवर्सिटी, बायोमास, सब चीज़ से रिलेटेड ये एक रिपोर्ट निकालता है विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज. अब इसके 5th असेसमेंट रिपोर्ट में एक इंट्रोड्यूस किया गया RCP. इट डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट 21st सेंचुरी पाथवे ऑफ ग्रीन हाउस इमिशन. ये जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवे, ये 4 पाथवे दिखाता है मेनली 21st सेंचुरी का ऑफ ग्रीन हाउस इमिशंस, जिसमें है एटमॉस्फेरिक इमिशन, एयर पोल्यूटेंट इमिशंस, लैंड यूज़. तो ये सारे इसमें इस 4 में इंक्लूडेड है. नाउ इज़ वाटर क्रेडिट. व्हाट इज़ वाटर क्रेडिट? ये भी क्रेडिट कहीं भी सोचो, इफ़ वर्ड इज़ यूज ना, इट मीन्स इट इज़ अ मार्केट बेस्ड इंसेंटिव. जैसे कार्बन क्रेडिट, वाटर क्रेडिट, इट कैन बी ट्रेडेड. ओके.
सिमिलर टू कार्बन क्रेडिट, वाटर कंजर्वेशन और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है. सो कार्बन क्रेडिट आर जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट्स दैट हैव रिड्यूस्ड और अवॉइडेड और रिमूव्ड. कार्बन क्रेडिट कहाँ हमें मिलेगा? जब हम किसी भी ग्रीन प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे पे काम करें जहाँ पे कार्बन के इमिशंस को हम रिड्यूस कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो हम कार्बन क्रेडिट हमें मिलेगा कि हम एक क्रेडिट पाए. सिमिलरली जो वाटर क्रेडिट है वो भी सेम मैकेनिज्म पे काम करता है. ईच क्रेडिट रिप्रेजेंट्स 1 less टन ऑफ CO2. तो यहाँ पे कार्बन क्रेडिट के टर्म्स में ये बताया गया कि वाटर क्रेडिट ऑल्सो इट इज़ अ ट्रेडेबल क्रेडिट जो कि इंडिविजुअल्स भी गेन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंटिटीज़ कोई भी कर सकता है बाय अडॉप्टिंग वाटर सेविंग मेजर्स. ठीक है. फिर ये क्रेडिट को हम दूसरों को बेच भी सकते हैं और वाटर के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट. नाउ अगेन बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट क्या है भाई? ये भी इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है जो प्राइवेट कंपनीज़ को ऐसी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए मीन्स बोल रहा है कि आप प्राइवेट कंपनी ऐसे एक्टिविटीज़ को में इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बायोडाइवर्सिटी का डेवलपमेंट हो, एंड देन रिस्टोरेशन हो, फॉरेस्टेशन हो. फिर होता है ना कि हम कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉर द थ्राइविंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, केयर कर रहे हैं. तो उन चीज़ों में जो प्राइवेट कंपनी जो इन्वेस्ट करती है उस फिनेंस एक्टिविटीज़ को उससे इनको क्रेडिट मिलेगा बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट का. सो दैट नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके और नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी, सो दैट नेचर और बायोडाइवर्सिटी जो है इससे बेनिफिट कर पाए इकोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली एंड सस्टेनेबली. हर तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट हो उन पर और इन्वायरमेंट किसी चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस ना आए. अनलाइक बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स आर नॉट लिमिटेड टू कंपनीज नेगेटिव एंड अनअवॉइडेबल इम्पैक्ट. ये जो है ना ये कंपनी के नेगेटिव और इम्पैक्ट्स जो नेचर के हैं उस पर से मीन्स कि कंपनी जो है किसी भी चीज़ में दी, मान लो कंपनी की कोई भी एक्शन सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करे या नेचर या बायोडाइवर्सिटी को, सो इट विल ऑल्सो हैम्पर दैट. और ये जो है उस चीज़ को भी ध्यान रखेगा ये मैकेनिज्म बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट का. नेक्स्ट इज ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग. मीन्स इट इज़ रिलेटेड विथ स्नो, ग्लेशियर और जियो इंजीनियरिंग. It is a deliberate modification of climate system around a glacier to slow the melt of ice shelf and reduce sea level rise. Okay, so we all know कि glacier is melting so fast. वेनेजुएला का तो में तो ग्लेशियर ख़त्म ही हो गया, वहाँ पे अब कोई भी ग्लेशियर प्रेजेंट नहीं है. सो ग्लेशियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर इकोसिस्टम. इफ इट विल व्हाट वी कैन से इफ इट गेट लॉस्ट देन सब कुछ प्रभावित हो जाएगा. रिवर्स पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, हर चीज़. सो इट विल डिस्ट्रॉय द होल अर्थ. सो इसीलिए ग्लेशियल के मेल्टिंग को रोकने के लिए वहाँ ग्लेशियल मेल्टिंग के कारण जो भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं उसके इन्वायरमेंट में, ग्लेशियर वाले इन्वायरमेंट में, उस चीज़ को कम करने के लिए हम जो है ग्लोबली जो है एक थ्रू इंजीनियरिंग के थ्रू डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू उस चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है आर्टिफिशियली, ताकि इसकी जो मेल्टिंग है उसको स्लो डाउन किया जा सके. और उस मेल्टिंग के स्लो डाउन के कारण क्या होगा कि सी लेवल का राइज कम होगा और अदर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कम हो जाएंगे. सो डेलिब्रेटिव इफ़ेक्ट है, डेलिब्रेटली इंटेंशनली हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि हमारा ग्लेशियर मेल्टिंग कम हो जाए, तो उससे एल्बिडो भी हमारा इम्प्रूव होगा ना, हर चीज़ इम्प्रूव होगा. ग्लेशियर को कम करना है, उसके मेल्टिंग को ऐसे मॉडिफिकेशंस लाना है अराउंड अ ग्लेशियर. तो क्या क्या प्रपोज किया गया स्ट्रेटजीज इसमें? ओशन हीट ट्रांसपोर्ट इंटरवेंशन, सेटिंग सेडिमेंट बर्न्स और फाइबरस कंटेंट्स along the seabed in the front of ice cells to block the flow of warm circumpolar deep water. इसमें क्या कहा गया है कि पहला स्ट्रैटेजी ये है कि जो ओशन के अंदर जो वार्म वाटर का जो अपवेलिंग होता है ना, कि वार्म वाटर मिलता है फिर कोल्ड वाटर रिप्लेस करता है उसको, तो जो वार्म वाटर है वो फिर ट्रैवल करता है दूसरे ओशन में एंड थ्रू मीन्स वाटर करेंट्स एंड जो वो उसके थ्रू जो पोलर रीजन्स है ना वहाँ पे वार्म वाटर के को पहुँचने से रोकना है. वो कैसे रोकेगा? थ्रू फाइब्रस
कर्टेंस एंड सेटिंग सेडिमेंट बर्न्स मीन्स अलॉन्ग द सी बेड में हमें सेडिमेंट के बर्न्स, सेडिमेंट के डिपोजिशन एंड फाइब्रस कर्टेंस का यूज़ करके हमें ब्लॉक करना है वार्म वाटर के फ्लो को। जो डीप वार्म वाटर जो फ्लो करता है हमारा, उसको हमें एनी हाउ रोकना होगा सो दैट आइस सेल्फ तक वो ना पहुंच पाए। फिर क्या है बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशन। ये क्या है स्लो द फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स दैट कैरी मेल्ट वाटर ऑफ द आइस शीट बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू ग्लेशियर। अच्छा, अब जो भी मान लो जो भी स्ट्रीम्स हैं जो ग्लेशियर्स के थ्रू गिर रही हैं थ्रू ओशंस में, उस स्ट्रीम्स के फ़्लो को स्लो करना है। अब वो फ़्लो स्लो कैसे होगा, तो ग्लेशियर्स के बीच में होल करना है सो दैट जो वाटर जो स्ट्रीम है जो ग्लेशियर्स के थ्रू फ्लो हो रही है ग्लेशियर के ऊपर से, सो वो स्ट्रीम वाटर जो है वो तेज फ्लो ना हो करके वो ग्लेशियर के अंदर जाए बिकॉज ऑफ द होल्स। सो उसको भी हम स्लो कर सकते हैं। फ्लो ऑफ स्ट्रीम जो, क्योंकि वो मेल्ट वाटर कैरी करते हैं, तो वो आइस के ऊपर से और तेज बहेगी तो वो आइस को और मेल्ट करेगी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एवरीथिंग। सो इसीलिए हम ग्लेशियर्स में होल्ड कहा जा रहा है कि ग्लेशियर्स में हम होल्ड कर सकते हैं सो दैट जो वो वाटर है वो ग्लेशियर बेड तक पहुंच जाए एंड वो थोड़ा स्लो डाउन कर सके मेल्टिंग को। सो दीज वेयर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया इन टर्म्स को। सो अब मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर टर्म्स। ओके, कुछ और टर्म्स के साथ मिलेंगे। 2-3 वीडियो में ये टर्म्स वाली चीज़ ख़त्म हो जाएंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहना।